in the same chapter second, the origin and evolution of the earth. But today we will discuss about our solar system, हमारा सौर परिवार या जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर के अंदर बेटा आपके दादाजी और उनके पुत्र या उनके संतानें, आपके पापा, आपके चाचा या आपके ताऊजी होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, इन सबको मिलाकर आपका एक परिवार बनता है। ठीक है, मतलब हेड ऑफ द फैमिली कौन हो गए? आपके दादाजी। बिल्कुल उसी तरह, ठीक है ना, जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हेड ऑफ द फैमिली सन, ठीक है ना, सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स, उसके 8 ग्रह, ठीक है ना, एंड देयर सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड डस्ट ग्रेन्स, गैसेस, ऑल आर इंक्लूड इन अवर सोलर सिस्टम। इन सबको मिलाकर ही हमारा सौर परिवार या सौर मंडल बनता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, अवर सोलर सिस्टम। हमने कहा बेटा कि मेन जो है आपका हेड ऑफ द फैमिली किसका? सोलर सिस्टम का, वो हो गया आपका सूर्य, ठीक है ना, सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स, उसके 8 ग्रह। अब हमें क्या उन 8 ग्रहों को देखना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सीक्वेंस के अंदर, क्रम के अनुसार कि पहले कौन सा ग्रह आता है, फिर कौन सा और फिर कौन सा। कई बार कुछ चीज़ें हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उस सीक्वेंस में स्टार्टिंग में मेमोराइज करना। जैसे बचपन में आपको याद करवाने के लिए, हिस्ट्री में डेट्स के लिए आपको कहा जाता था बेटा कोई भी ऐसी चीज़ ले लो कि इजीली लर्न हो जाए। तो आप क्या करते थे उसके लिए कि अपने घर के किसी भी मेंबर जो है या कुछ मेंबर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ उठा लेते थे, उनको देखते थे कि वो मैच हो रही है क्या, तो याद करते थे कि इस भैया की डेट को ये हुआ था, इस भैया की जो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, उसमें ये घटना घटी थी। मतलब याद करने का सबका अपना अपना तरीका है कि उसे वो याद रह जाए। यहाँ पर हमें जो प्लैनेट्स हैं, आपके जो ग्रह हैं बेटा, उनको भी मेमोराइज करने के लिए भी एक तरीका है कि बचपन में हमें एक सेंटेंस लर्न करवाया जाता था कि एक वाक्य और इसके अकॉर्डिंग आप लर्न करिए। देखिए क्या था आपका वो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट serve as a nurse। देखिए व्हाट इज द सेंटेंस, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स एज नर्स। ठीक, नाउ पिक अप द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, हर एक शब्द का प्रथम अक्षर जो है वो उठाइए। फर्स्ट एम, वी, ई, एम, J, S, U एंड लास्ट N। ठीक है, अब हमने अक्षर तो उठा लिए, अब इन लेटर्स का नामकरण भी करिए। अब हमें क्या करना है, इनको नाम देना है, अपनी मर्जी से नहीं देना। कैसे देना है? जो इन प्लैनेट्स के नाम है। फर्स्ट बेटा M से हो गया आपका मरकरी, V से हो गया आपका वीनस, ठीक, E से आपका अर्थ, N से हो गया बेटा आपका मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, U से यूरेनस और लास्ट हो गया बेटा आपका नेपच्यून। ठीक है, पहले जो अक्षर है मतलब प्रथम फर्स्ट लेटर से बन गया, M बेटा मरकरी, वीनस, E से अर्थ, M जो मदर, N से है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हिंदी में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मार्स हो गया बेटा मंगल, जुपिटर हो गया बृहस्पति या गुरु भी कहा जाता है, सैटर्न हो गया शनि, ये हो जाएगा बेटा अरुण और ये हो जाएगा आपका वरुण। हो गए ना 8। अब आपको क्या ये इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है बेटा, इसमें स्टार्टिंग के जो 4 हैं, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 स्टार्टिंग के जो 4 हैं इन्हें कहा जाता है बेटा इनर प्लैनेट्स। ठीक है, और जो नेक्स्ट 4 हैं आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन्हें कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स। इनर हो गया आंतरिक ग्रह, ठीक है, आउटर प्लैनेट्स हो जाएंगे आपके
बढ़ाए गए, बिकॉज दे आर क्लोजर टू द सन। ये सूर्य के नजदीक है, नियर टू द सन, पास है, इसलिए ये इनर प्लैनेट्स है। दे आर फार अवे फ्रॉम द सन, ये सूर्य से दूरी पर है, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, बाह्य ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन कौन है, आपका सन। इस सन से ही ये जो प्लैनेट्स हैं इनकी फॉर्मेशन हुई थी। हमने पढ़ा था किसमें, आपकी नेबुलस थ्योरी या नेबुलर हिपोथेसिस किसने दी थी, लाप्लास ने। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनर, सॉरी उसके अकॉर्डिंग नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके क्या, इनर और आउटर की। तो ये इनर प्लैनेट्स हो गए जो सूर्य के नजदीक है। मेन कौन हो गए यहाँ पर, सन, हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, और ये आपके आउटर प्लैनेट्स, ये सूर्य के नजदीक है, क्लोजर टू द सन, नजदीक होने के कारण बेटा ये गर्म है, हॉट प्लैनेट्स, और दे आर फार अवे फ्रॉम द सन। सो ये कैसे आपके कूल या कोल्ड भी, ठंडे। ये सूर्य के नजदीक है, इसलिए बेटा ये रॉकी भी है, पथरीले या फिर सोलिड। ठीक है ना, ठोस है, जैसे कि आपकी अर्थ है, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। पार्थिव, हिंदी में हम कहेंगे तो ये पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाले जो है बेटा इन्हें गैसियस, क्योंकि यहाँ पर गैस है तो इन्हें गैसियस या फिर जोवियन प्लैनेट। जोवियन मीन्स लार्ज एज जुपिटर। ठीक है, जो बृहस्पति की तरह बड़े हैं, इसलिए इन्हें जोवियन, विशाल ग्रह या फ्यूज भी कहा जाता है। या फिर आपके गैसेस, गैस के पार्टिकल्स या आपके गैसेस जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। ये आपके सॉलिड है, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल या फिर पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सोलर विंड जो सूर्य के जो नजदीक है, इसके ऊपर सोलर विंड के कारण बेटा आपकी जो गैसेस है वो उड़ गई है, ब्लीव अवे फ्रॉम दीज प्लैनेट्स, इन ग्रहों से। लेकिन जब हम आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं तो ये दूर है, इसलिए इनके ऊपर गैसें बनी हुई है, इसीलिए इनको गैसेस प्लैनेट कहा जाता है। उड़ जाने के कारण ये भी है क्योंकि ये छोटे हैं, आप लिख सकते हैं कि दे आर स्मॉल इन साइज, आकार में छोटे हैं, इसलिए इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम है। इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी बजाय इनके। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज के अंदर इनसे बड़े हैं। जैसे हमने बात की जोवियन, जैसे कि आपका जुपिटर, तो ये बड़े हैं, तो जो जितना बड़ा उतना ताकतवर, मीन्स उसकी उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पुल करता है अपनी तरफ, खींचता है। ठीक है, और इनके नजदीक, ये सूर्य के नजदीक है, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा इसकी सन की काम करती है, इसीलिए इनकी स्मॉल ग्रेविटेशनल या स्मॉल साइज होने के कारण कम ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण इसके ऊपर गैसेस नहीं मिलती है। तो आपके बेटे ये होगी कि आपके डिफरेंसेस हो गए। अगर ये कहा जाता है इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, उनमें डिफ्रेंशिएट करिए, तो पहले तो बता देंगे कि जो सूर्य के नजदीक है, फिर कौन से हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पास है इसलिए ये गर्म भी है और सॉलिड भी है और छोटे भी हैं। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे नेक्स्ट 4 आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हो गए आउटर प्लैनेट्स हैं, ठंडे भी हैं, क्यों? क्योंकि ये दूर है। ठीक है ना, और आपके गैसियस है। तो ये आपके हो गए बेटा आपकी। अब बात करते हैं बेटा किसकी, मून की। जैसे धरती या पृथ्वी जो है उसको हम क्या कहते हैं, धरती माँ। ठीक है ना, माँ, तो माँ का भाई कौन हो गया, मामा। इसीलिए हमारी पुरानी कहावतों में हमने चंद्रमा को भी क्या कहा है, चंदा मामा। क्या बचपन में सुनते थे, चंदा मामा दूर के बड़े पकाए पूर के। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ओरिजिन कैसे हुआ चंद्रमा का। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है अब तक कि आपका जो चंद्रमा है वो उपग्रह है, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है ना, और पृथ्वी जो है वो ग्रह है किसका, सन का। तो इसीलिए आपके ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, रिवॉल्व अराउंड द सन, एंड द सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स। आपके जो उपग्रह है वो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए भी वो आपके सन के भी लगाते हैं। ठीक, अब देखिए मून जो है इसकी ओरिजिन मतलब उत्पत्ति जो है उसके बारे में भी साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, जिसमें से 2 मेन हम मानते हैं। एक थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग आपके जो जॉर्ज डार्विन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दी थी 1858 में, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये माना कि आपकी अर्थ और जो मून जो है, ठीक है ना, वो एक सिंगल बॉडी थी। ठीक है, और वो सिंगल बॉडी जो है बहुत तेज गति से रोटेट कर रही थी, तेज घूर्णन या फिर घूम रही थी। घूमने के कारण, ठीक है ना, उसके अंदर उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई डम्बेल में। आकृति जो है डम्बेल मतलब वो कैसी, आपकी राउंड शेप है वो किनारों से, ठीक है, और बीच में से आपकी जो है लाइक दिस नैरो, जैसे हमारा डंबल होता है, हम ऐसे भी ले सकते हैं यूं,
इस तरह की जो शेप है वो बनने लगी कि बीच में तो नैरो संकीर्ण है और साइडों में आपके क्या गोले हैं, ठीक है। धीरे धीरे इनके अंदर दोनों अपनी अपनी फोर्सेस उनको पुल करने लगी, आपका अर्थ भी और आपका मून भी, और ये वाला पार्ट है वो आपके इससे अलग हो गया, किससे, अर्थ से, कि ये आपकी पृथ्वी है तो ये आपका मून चंद्रमा, इससे अलग हो गया। अलग होने के साथ भी उन्होंने एविडेंस भी दिया कि इस अलग होने का प्रमाण ये है कि पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा छिद्र बन गया जब उससे मून स्प्लिट होकर अलग हुआ, और वो पार्ट जो है वो आपका पैसिफिक ओशन है, मतलब प्रशांत महासागर जो इतना गहरा है। इसका मतलब ये वो जगह है जहाँ कभी चंद्रमा समाया हुआ था, जो आज इससे अलग हो गया। अलग हो जाने के कारण वो अपने ही ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस थ्योरी को नकार दिया, वो इससे बिल्कुल डिसएग्री थे। उन्होंने माना कि चंद्रमा की उत्पत्ति के पीछे, ठीक है ना, ये डम्बेल शेप वाली नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अलग थ्योरी काम करती है जिसे जायंट इम्पैक्ट भी कहा जाता है या फिर बिग स्प्लिट, ऐसा विखंडन, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत तेज गति से आपका जो मेन एक पार्ट है, गैसियस पार्ट की हमने जो बात की, उस पार्ट के साथ उससे भी बड़े साइज का कुछ और आता है, टकराता है, जिससे कि उसके अंदर विस्फोटन होता है, एक्सप्लोड होता है, और उसके कारण उसमें से उसका कुछ पार्ट निकलकर अलग हो जाता है। जो पार्ट अलग होता है वो अपने ही ऑर्बिट पर या अपने उसी पथ पर घूमता रहता है, मतलब वो जो घूम रहा है अपने ऑर्बिट पर, उससे अलग होकर वो क्या है, चंद्रमा, जिसे हम मून कहते हैं, और जिसके चारों तरफ घूम रहा है वो आपकी अर्थ, ठीक है ना, आपकी पृथ्वी है। ये दोनों जो है अलग अलग हैं। हम भी इस बिग स्प्लिट के साथ ही जाते हैं और इसी थ्योरी जो है, ठीक है ना, इसी से एग्री होते हैं कि अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो जो ब्लास्ट मटेरियल था वो स्टार्टेड ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ एंड अल्टीमेटली अज्यूम्ड द शेप ऑफ मून, ऐसा ही है, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा मून, इसका ओरिजिन।